तो क्या हालचाल है भाई लोग, सेक्टर एक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द गॉड फादर ऑफ गैंगस्टर रैप इजी-ई के बारे में। इजी-ई के साथ ही हम एनडब्ल्यूए ग्रुप के बारे में भी थोड़ा जानेंगे कि कैसे वो वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस ग्रुप बने और कैसे इन लोगों ने इतिहास बनाया। इजी-ई, डॉक्टर ड्रे, आइस क्यूब, डीजे येला, एमसी रेन जैसे बहुत ही पावरफुल और प्रोमिनेंट आर्टिस्ट थे एनडब्ल्यूए में। तो आज हम शुरुआत से जानेंगे कि कैसे ये सब स्टार्ट हुआ और कैसे इजी-ई की डेथ वगैरह हुई। इस बायोग्राफी से आपको स्ट्रेट आउट ऑफ कॉम्पटन मूवी जो इजी-ई और एनडब्ल्यूए पे बनी है उस मूवी के बारे में एक आइडिया मिल जाएगा। इजी-ई से वो बंदा भी वाकिफ है जो हिप हॉप नहीं भी सुनता होगा, कॉज जीटीए सैन एंड्रेस में एक कैरेक्टर है राइडर जिसका अपीयरेंस इजी-ई के लुक से लिया गया है और मैं बहुत बड़ा जीटीए सैन एंड्रेस फैन हूं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो बता दूं मैं आपको कि अपना जो चैनल है वो एक हिप हॉप हब है। आर्टिस्ट की बायोग्राफी से लेके हिप हॉप से रिलेटेड हर एक कंटेंट के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ट्रिपल एस टेंटाशन, टूपाक, जूस वर्ल्ड, विज खलीफा सबकी बायोग्राफी हमने बनाई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उन सब वीडियोस की। और अपना वीडियो जो है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। पहले तो इजी की पूरी बायोग्राफी होगी, देन उसके बाद कुछ इंटरनेशनल हिप हॉप के अपडेट्स दूंगा और लास्ट में एक एक्सक्लूसिव अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को शाउट आउट दूंगा जो है नीतीश म्यूजिक, जिनका नया गाना 1001 नाइट्स आ चुका है, चेक मारना सब लोग। सो अगर आप हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। तो इसी के साथ चैनल का इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं द लेजेंड इजी की कहानी। इजी-ई, जिनका असली नाम है एरिक लिन राइट, इनका जन्म हुआ था सितंबर 7, 1964 कॉम्पटन कैलिफोर्निया में, जहां पे क्राइम रेट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था और गैंग्स भी काफ़ी एक्टिव थे वहां। उनके पिता रिचर्ड राइट एक पोस्टल वर्कर थे और इजी-ई की मॉम एक ग्रेड स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर थी। कॉम्पटन के बड़े ही रफ नेबरहुड में पले बड़े थे इजी-ई और बहुत ही कम उम्र से ही वो स्ट्रीट कल्चर में आ गए थे। अपने एलिमेंट्री स्कूल से ही वो किकआउट होने के बाद वो गैंग एफिलिएटेड भी हो गए थे और वो अपने टीनेज में ही क्रिप गैंग में ज्वाइन हो गए थे एंड काफ़ी एक्टिव मेंबर थे वो क्रिप गैंग के अपनी आखिरी सांस तक। और उनके क्रिप गैंग का नाम था केली पार्क कॉम्पटन क्रिप्स। अगर आपको ब्लड्स और क्रिप्स गैंग के बारे में नहीं पता है तो उस पे भी हमने एक वीडियो बनाया है, चेक मारना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बचपन से ही इजी-ई एक हसलर थे और मनी मेकिंग मेंटालिटी थी उनकी। इसके चलते वो ड्रग्स वगैरह सेल करते थे अपने कजिन्स के साथ स्ट्रीट में और वो ठीक ठाक पैसे बना लेते थे और फिर उनको फिर स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ी और 10th ग्रेड में ही वो ड्रॉप आउट हो गए विलियम होवर्ड हाई स्कूल से। 20 साल की उम्र में ही इजी पिता बन गए थे और अपनी ड्रग डीलिंग से वो 22 साल की उम्र तक $2.5 लाख इकट्ठा कर चुके थे। उसी दौरान इजी के कजिन जिनने इजी को ड्रग डीलिंग वगैरह सिखाया था उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी राइवल गैंग ने। और फिर इजी को रियलाइज हुआ कि ये ड्रग डीलिंग में बहुत खतरा है, सो उन्हें कुछ नया बिजनेस शुरू कर देना चाहिए। और इजी ने ऑलरेडी अच्छा खासा पैसा बना लिया था ड्रग डीलिंग से कि जिससे वो रिटायर हो सकते थे इससे। तब लॉस एंजलिस में रैप कल्चर बहुत तेजी से फैल रहा था और काफी सही मोमेंटम में था हिप हॉप उस टाइम यूएसए में। और इजी को भी रैप म्यूजिक और उसके बिजनेस में काफी इंटरेस्ट था और उनका अगला वेंचर यही होने वाला था, बट उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे शुरू करना है। इजी-ई कॉम्पटन के क्लब्स वगैरह में अक्सर जाया करते थे उनके फ्रेंड के साथ जो थे एमसी रेन, जो आगे चल के एनडब्ल्यूए के मेंबर बने। तो उस क्लब में एक डीजे था जिनका नाम था आंड्रे यंग, जी हाँ, द लेजेंडरी प्रोड्यूसर और हिप हॉप मोगल डॉक्टर ड्रे, जो कि उस टाइम पे डीजेइंग करते थे लोकल क्लब्स में और डीजे येला के साथ थे वो उस टाइम पे। तो इस तरह डॉक्टर ड्रे और इजी-ई पहचानते थे एक दूसरे को और बातचीत भी होती थी उनकी म्यूजिक बिजनेस के बारे में। एक बार डॉक्टर ड्रे किसी केस में अरेस्ट हुए थे तो इजी-ई उनको बेल आउट करवाए और दोनों ने वही पुलिस स्टेशन के बाहर डिसाइड किया कि खुद का एक लेबल स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इजी-ई के पास अच्छा खासा पैसा था और डॉक्टर ड्रे के पास बहुत सही टैलेंट था। और वहीं इजी-ई ने उस प्लान को नाम दिया रूथलेस रिकॉर्ड्स। Start a label or something, man. A label. Dre? Yeah, but check this out. What would you call a record label like that? Ruthless. Roof. It's like these fucking police, nigga. Just get the fuck from around here trying to get me sent to jail. डॉक्टर ड्रे के फ्रेंड थे आइस क्यूब जो बहुत डोप लिरिक्स लिखते थे तब से ही, और डॉक्टर ड्रे के पास एक बीट थी एंड आइस क्यूब ने एक गाना लिखा था उस बीट पे और प्लान ये था कि कोई और ग्रुप से ये गाना गवाएंगे। एंड HBO होम बॉयज ओनली करके एक ग्रुप था न्यूयॉर्क से, उनको ये गाना रिकॉर्ड करवाने के लिए बुलाया स्टूडियो में, जहाँ पे इजी-ई, डॉक्टर ड्रे, आइस क्यूब, येला सब थे। लेकिन HBO बहुत डिसरेस्पेक्ट कर रहे थे ये सॉन्ग के लिए और काफ़ी बदतमीजी कर रहे थे कॉम्पटन के बारे में। तो वहाँ माहौल थोड़ा गर्म हुआ दोनों ग्रुप्स के बीच में एंड HBO ग्रुप ने गाना ड्रॉप कर दिया और वहाँ से वो लोग चले गए। फिर सडनली डॉक्टर ड्रे ने इजी-ई को कन्विंस किया वो गाना करने के लिए जो HBO ग्रुप के लिए था और काफी मनाने के बाद इजी-ई माने और इजी-ई ने आइस क्यूब और येला वगैरह को स्टूडियो से वापस भेज दिया, बिकॉज इजी-ई ऑफ बीट जा रहे थे और येला और क्यूब को काफी हंसी आ रही थी उस टाइम पे। और उन लोग के जाने के बाद डॉक्टर ड्रे के गाइडेंस में इजी-ई ने वो सॉन्ग रिकॉर्ड किया और वो एक हिस्टोरिक सॉन्ग बना जो था बॉयज इन द हुड। Cruising down the street in my 6'4". Oh shit.
Hey, that was dope, eh? That shit was dope. और ये गाना सुपर हिट साबित हुआ, मींस बिना इंटरनेट के ये गाना वायरल हो गया था उस टाइम पे रेडियो प्लेस और कैसेट टेप से। एंड इस तरह से इजी के रिकॉर्ड लेबल रूथलेस रिकॉर्ड्स ने उड़ान भरी इंडस्ट्री में। आगे जाके इजी ई ने जेरी हेलर को अपना मैनेजर अपॉइंट किया एंड कहते हैं कि जेरी हेलर के कारण ही एनडब्ल्यूए ग्रुप टूटा था। 1987 में रूथलेस रिकॉर्ड्स के अंडर में एनडब्ल्यूए ने अपना पहला एल्बम निकाला जो था एनडब्ल्यूए एंड द पॉसी, और ये एल्बम सुपर हिट साबित हुआ। जो $2.5 लाख इजी ने इन्वेस्टमेंट के तौर पर लगाए थे वो $1 मिलियन बन चुका था अकेले इस एल्बम से, और पूरे यूएसए में ये लोग काफी फेमस हो गए थे और फिर लाइव कॉन्सर्ट्स और टीवी अपीयरेंस वगैरह चालू हो गया था इन लोग का। 1988 में एनडब्ल्यूए ने अपना लेजेंडरी एल्बम निकाला जो था स्ट्रेट आउट ऑफ कॉम्पटन, और ये एल्बम डबल प्लैटिनम पे पहुंच गया। और इसी एल्बम में गाना था एफ द पुलिस, और ये गाने के लिए एनडब्ल्यूए ग्रुप को एफबीआई जो कि वहां की सबसे खतरनाक लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट है उससे इनको एक वार्निंग लेटर इशू हुआ, और इसी तरह एनडब्ल्यूए का नाम स्ट्रीट्स में द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस ग्रुप बना। लेकिन तब सिर्फ इजी ई ही चमक रहे थे पूरे क्रू में, और बाकी लोग को सही एक्सपोजर और पैसा नहीं मिल रहा था। जो उनके मैनेजर थे जेरी हेलर वो हमेशा से इजी को फ्रंट में रखते थे हर चीज में, और बाकी टैलेंटेड आर्टिस्ट जैसे कि डॉक्टर ड्रे और आइस क्यूब इन लोग को सही नहीं लग रहा था ये। इजी ई को इवन उस टाइम पे व्हाइट हाउस भी बुलाया गया प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश से मिलने के लिए, बट बाकी क्रू को इन्विटेशन नहीं था इतनी मेहनत करने के बाद भी। इन सब चीजों के कारण आगे चल के आइस क्यूब जो एनडब्ल्यू में मेन लिरिक्स लिखते थे उनने ग्रुप छोड़ दिया, एंड फिर डॉक्टर ड्रे ने भी। डॉक्टर ड्रे शुग नाइट के साथ डेथ रो लेवल में चले गए, एंड शुग नाइट वाली बायोग्राफी देखना आप लोग जिसमें आपको समझ में आएगा डॉक्टर ड्रे कैसे लीव किए एनडब्ल्यूए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मींस एनडब्ल्यूए के जो मेन बंदे थे लिरिक्स और म्यूजिक वाले दोनों ही ग्रुप से निकल गए। उसके बाद इजी ने अपने सोलो कैरियर पे ध्यान दिया, एंड इट्स ऑन डॉक्टर ड्रे 187 खिला और स्ट्रेट ऑफ द मदरफकिंग कॉम्पटन निकाला, और इसमें डॉक्टर ड्रे और आइस क्यूब को शॉट्स दिए थे, और ये तीनों की बीफ चालू हो गई थी और एक दूसरे के लिए काफी डिस्ट्रैक्ट वगैरह निकाला था, और इवन नेशनल टेलीविजन और लाइव शोज वगैरह में भी एक दूसरे को शॉट्स देते थे। They go in the studio and all of a sudden become hard when they used to do dance music. How many niggas out there like Eazy-E? Fuck Eazy, motherfucking. आइस क्यूब ने एक लेजेंडरी डिस निकाला जो था नो वैसलिन, और इजी की तरफ से भी एक लेजेंडरी डिस ट्रैक आया था जो था द रियल मदरफकिंग जी, जो कि आज भी कई लोगों का फेवरेट ट्रैक है। रूथलेस रिकॉर्ड्स थोड़ा डाउन चल रहा था डॉक्टर ड्रे और आइस क्यूब के जाने के बाद, लेकिन बाकी और भी आर्टिस्ट साइन किए थे उनने जो अच्छा बिजनेस लेके आ रहे थे, जैसे बोन थग्स एंड हार्मनी। 1995 में अचानक इजी की हेल्थ खराब होने लगी और उनको हॉस्पिटलाइज किया, और शुरू में लगा कि अस्थमा है, बट आगे जाके पता चला कि उनको एड्स है। मार्च 17, 1995 में एक प्रेस रिलीज किया गया इजी के तरफ से कि वो HIV पॉजिटिव है, और तब सबको पता चला कि उन्हें ये बीमारी है। इजी के फॉर्मर लेबल मेट ने बताया कि वो कैसे HIV वायरस के कांटेक्ट में आए होंगे। He got hurt in Honda Valley on quad runners. They gave him tainted needles with acupuncture. I was told even in the last conversation from Easy not to even talk to that man. I don't want to say that name. और उस टाइम इजी की वाइफ प्रेग्नेंट थी, बट वो और बेबी दोनों ही HIV नेगेटिव थे, और कुछ लोग का ये कहना है कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, और काफी उंगली शुग नाइट के और भी उठी थी उनके एक इंटरव्यू के बाद। They get blood from somebody with AIDS. Yeah. And then they shoot you with it. Oh, so well, that that's seems gonna happen. bad. That's Yeah. a slow death. Yeah. An easy thing, you know what I mean? Yeah. और मार्च 26, 1995 को इजी की एड्स के चलते हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। उनके फ्यूनरल में 3000 से ज्यादा लोग आए थे और उनको गोल्डन कैस्केट में दफनाया था, और उनके रेस्पेक्ट में उनकी बॉडी को सूट के बदले सिग्नेचर क्लोथिंग था उनका जो फ्लैनल शर्ट, जीन्स और उनकी कॉम्पटन हैट वो पहनाया गया था। मरने से पहले इजी की डॉक्टर ड्रे, आइस क्यूब सबसे उनकी सारी दुश्मनी खत्म हो गई थी, और एनडब्ल्यूए रियूनियन की भी बात हो गई थी उनसे। और जब हॉस्पिटलाइज हुए थे इजी तो आइस क्यूब और डॉक्टर ड्रे वगैरह मिलने आए थे, बट वो आईसीयू में थे और उनकी हालत काफी खराब हो गई थी। और इसी तरह द रैप लेजेंड विद यूनिक वॉइस और द गॉडफादर ऑफ गैंगस्टर रैप ने इस दुनिया से विदा लिया। तो भाई लोग इजी की बायोग्राफी यही खत्म होती है, और आपने कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका इजी का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। अब जल्दी से मैं आप लोगों को कुछ इंटरनेशनल हिप हॉप के अपडेट्स दे देता हूं। पोस्ट मलोन 3 डायमंड रिकॉर्ड्स वाले सबसे यंगेस्ट आर्टिस्ट बने, और एसैप रॉकी ने रिसेंटली अपना पूरा इंस्टाग्राम क्लियर कर दिया, और स्नूप डॉग ने अपना 18th स्टूडियो एल्बम रिलीज किया जिसका नाम है फ्रॉम द स्ट्रीट टू द सूट्स। तो गाइस अब बारी है शाउट आउट की। तो आज एक एक्सक्लूसिव शाउट आउट है नीतीश म्यूजिक को। खोस भाई का नया गाना आ चुका है और बहुत हार्ड आर्टिस्ट है ये। अगर आपका टेस्ट इंटरनेशनल म्यूजिक में है तो ये गाना जरूर चेक मारना, 1001 नाइट्स। और मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि ये अपने इंडियन जूस वर्ल्ड है ये बंदा, और मैं पर्सनली इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। और हिप हॉप सुनते हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना, और मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, और नीतीश भाई का ये गाना लूप पे सुनना। तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। I made mistakes, I wish I could take them back. So you and her like you do now. We both loved and we do